स्वागत है आप सभी का मैथकेम क्लासेस में। तो आइए केमिकल काइनेटिक्स को कंटिन्यू करते हैं। और केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट लेक्चर तक हमने रेट क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, मोलिकुलरिटी क्या होती है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं, इन सब चीजों को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है। ओके, तो अब तक हमने जो रेट के से रिलेटेड चीजें पढ़ी हैं तो उनमें हमने क्या क्या पढ़ा है। उनमें हमने ये पढ़ा है कि भाई ठीक है, एक हमारे पास डिफरेंशियल रेट लॉ है कि अगर एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की चेंज हो रही है प्रोडक्ट की, उससे हम उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के लिए रिएक्टेंट निकाल सकते हैं, मतलब रेट निकाल सकते हैं। दूसरी बात हमने ये भी देखा कि आगे चल के भाई रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ओके, और कंसंट्रेशन की एक पावर पे डिपेंड करता है। ओके, जैसे कि अगर किसी रिएक्शन का रेट है तो कैसे डिपेंड करेगा, रेट इज इक्वल टू के जो भी रिएक्टेंट होंगे उनके एक पावर पे डिपेंड करेगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। तो ये भी हमने जान लिया है। तो ये सब जो हमने जाना है इससे हम रेट पता कर सकते हैं अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की तो। ओके, लेकिन हमें पता है कि ठीक है भाई, हमें ऑर्डर रिएक्शन का पता चल गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर, ये रिएक्शन थर्ड ऑर्डर है, हमने एक्सपेरिमेंट करके पता कर लिया। लेकिन हमारे पास थ्योरेटिकल कुछ ऐसा मेथड होना चाहिए जिससे हम ये पता कर पाए कि एक पर्टिकुलर कंडीशन पे रिएक्टेंट कितना रहेगा। ओके, जैसे मान लीजिए मैंने एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शुरू की। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने स्टार्ट किया, रिएक्शन चल रही है। अब मुझे ये पता करना हो कि 10 मिनट बाद रिएक्टेंट मैंने 2 मोल ले लिया है, तो 10 मिनट बाद कितना रिएक्टेंट बचा होगा। ओके, या कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ओके, इसको हम थ्योरेटिकली ही कैलकुलेट कर पाए। ओके, अगर हमें रिएक्शन पता है कि भाई ये फर्स्ट ऑर्डर है, ओके, तो सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक जैसे बिहेव करेंगे। तो हमें सबका पता होना चाहिए कि भाई ठीक है, इतने समय बाद कितना रिएक्टेंट बचेगा, कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ओके, तो इसकी जानकारी, मतलब जो कि कंसंट्रेशन की रिएक्शन को टाइम के साथ जोड़े, ऐसा हमारे पास कोई एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिसको हम थ्योरेटिकली ही कैलकुलेट कर लें। ओके, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं भाई इंटीग्रेटेड रेट लॉ से। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हमें क्या करना है भाई, हमें ये किससे किससे रिलेट करेगा, तो ये रिलेट करेगा पहले तो रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन के बाद फाइनल कंसंट्रेशन, और इसी का क्या होगा, कंसंट्रेशन एट टाइम टी, और साथ ही इसके साथ किसको रिलेट कर देगा, ये टाइम को। ओके, तो हमारे पास जब हम रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन होगा। ओके, तो हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ की हेल्प से एक सर्टेन टाइम बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को पता कर सकते हैं। ओके, तो ये काम है इंटीग्रेटेड रेट लॉ का। और इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमें कैसे पढ़ना है, हमें सारे ऑर्डर के लिए अलग अलग पढ़ना है। फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर तक हमें पढ़ना है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। ओके, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीजें यहां पे जान लेते हैं। जैसे कैसे, देखिएगा, जैसे भाई मान लीजिए अगर मेरे पास एक रिएक्शन शुरू होती है, ए से जा रही है, बी जा रही है। ओके, ए से जा रही है, बी जा रही है। तो यहां पे भाई जैसे मान लीजिए मैंने इसका 2 मोल ले लिया है, 2 मोल इनिशियल है, और इसको मैं लिखूंगा टाइम टी बराबर 0। टी बराबर 0 मतलब इनिशियल टाइम पे। तो मतलब ये टी बराबर 0 इतना मोल लिखने का क्या मतलब है रिएक्शन में, कि भाई ए के 2 मोल लिए गए हैं। ओके, ए के कितने मोल लिए गए हैं, 2 मोल लिए गए हैं, और अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो अभी कोई प्रोडक्ट हमारे पास यहां पे नहीं होगा। अब मैं T बराबर टी लिखता हूं, टी बराबर टी मतलब कोई टाइम। ओके, कोई टाइम, रिएक्शन में टाइम दिया होगा, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 सेकंड, 10 सेकंड। इस टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। तो मान लीजिए हमने जब T बराबर 10 मिनट पे ये देखा कि इसमें से भाई 0.5 मोल रिएक्ट कर गया है, 0.5 मोल रिएक्ट कर गया है, तो इसका 1.5 मोल बचा है। ओके, और आपको यहां पे पता है कि यहां पे स्टोइचियोमेट्री 1:1 है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर इसका 1 मोल ब्रेक होगा तो इसका कितना फॉर्म होगा, 1 मोल फॉर्म होगा यहां पे। ओके, तो यहां पे भाई हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, 1 मोल यहां पे टाइम टी पे प्रोडक्ट का 0.5 मोल मिलेगा। क्यों 0.5 मोल मिलेगा, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट का 0.5 मोल ही रिएक्ट किया हुआ है, और जो यहां पे 1.5 मोल लिखा है तो वो क्या है, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है टाइम टी पे जो कंसंट्रेशन बची हुई है। और ये क्या है, टी बराबर 0 पे जो कंसंट्रेशन है 2 मोल, इसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन। इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इनिशियल कंसंट्रेशन जो ली गई है टी बराबर 0 पे।
और फाइनल टाइम पे हमारे पास रिएक्टेंट की क्या कंसंट्रेशन बची है, ये कंसंट्रेशन क्या बची है, तो ये कंसंट्रेशन जो बची है इसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की बची है, या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, एट टाइम टी। गॉट इट। तो ये टर्म आपको पता चल गया और टी बराबर टी, इसमें टाइम भी इंक्लूड हो गया है। चलिए मैं इसी को कुछ इस प्रकार इस प्रकार से लिखता हूं कि जैसे मान लीजिए मैंने यही रिएक्शन लिया, ए से मैंने बी यहां पे रिएक्शन ले लिया, ओके। अब मैंने यहां पे t बराबर 0 पे मैंने इसके a मोल ले लिए, या चलिए मैं इसके 2 मोल ही ले रहा हूं। t बराबर 0 पे मैंने 2 मोल ले लिया। तो चूंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट हुई है तो यहां पे हमारे पास प्रोडक्ट तो कुछ होगा नहीं। अब t बराबर t पे मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, कि हमें दिखाना है कि कुछ अमाउंट इसका ब्रेक हो गया है, तो मैं इसका x अमाउंट ब्रेक कर दे रहा हूं। कितना अमाउंट ब्रेक कर रहा हूं, x अमाउंट मैंने ब्रेक कर दिया है, ओके। तो यहां पे एकदम क्लियर था कि भाई 0.5 मोल हुआ है, लेकिन कितना भी हो सकता है, तो उस अमाउंट को मैं ले रहा हूं, x ले रहा हूं। तो ये क्या अमाउंट x क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है, ओके। तो b कितना फॉर्म होगा टाइम t बराबर t पे, तो जितना ये ब्रेक होगा उतना ही ये बनेगा। तो चूंकि एक x ब्रेक हुआ है तो ये भी कितना बनेगा हमारे पास, x ही बनेगा। क्या बनेगा भाई हमारे पास, x ही बनेगा, ओके। तो जितना ये ब्रेक हुआ इतना ये बनेगा, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री 1:1 है। आगे देखिएगा, चलिए मान लीजिए मैंने एक बहुत और भी एक सुंदर सी रिएक्शन ले ली है, और वो सुंदर सी रिएक्शन क्या है कि ये क्या है भाई, 2a से b है। ये रिएक्शन क्या है, 2a से b है यहां पे। तो यहां पे मैंने t बराबर 0 पे जो इनिशियल कंसंट्रेशन है ये मैंने ले लिया, 2 मोल ले लिया है, ओके, 2 मोल ले लिया है। और यहां पे t बराबर t पे टाइम t बराबर t पे मैं क्या देख रहा हूं कि इसका 1 मोल ब्रेक हो गया है और कितना बचा है, 1 मोल ही बचा हुआ है। तो ये है कंसंट्रेशन एट टाइम t, और यहां पे है ये इसका इनिशियल कंसंट्रेशन, ओके। तो 2 मोल था, 1 मोल बच गया है, तो रिएक्ट कितना कर गया, 1 मोल यहां पे रिएक्ट कर गया है। तो t बराबर t पे प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो यहां पे देखिएगा भाई, यहां पे देखिए रिएक्शन की आप स्टोइचियोमेट्री देखिए। स्टोइचियोमेट्री क्या है, इधर स्टोइचियोमेट्री 2 है, इधर स्टोइचियोमेट्री 1 है। मतलब इसका अगर जब 2 मोल ब्रेक होगा तब इसका 1 मोल बनेगा, हाँ या ना। स्टोइचियोमेट्री में बहुतों को दिक्कत होती है, इसलिए मैं समझा रहा हूं। इसका 2 मोल ब्रेक होगा तो इसका 1 मोल बनेगा, ओके। तो इसका अगर 1 मोल ब्रेक हुआ है तो इसका कितना बनेगा, इधर इसका बनेगा 0.5 मोल। क्यों, क्योंकि इसके 2 से 1 बन रहे हैं, तो इसके 1 से क्या बनेगा, ये आधा ही बनेगा। गॉट इट। और ये क्या है हमारे पास, 2 में से ये 1 मोल टूटा है वो मैं दिखा रहा हूं, बाकी ये क्या है, 1 मोल बचा है। 1 मोल ए का बचा है टाइम टी पे, और बी का कितना 0.5 मोल फॉर्म हुआ है, और इसका कितना कंज्यूम हो गया, 1 मोल कंज्यूम हो गया है। अगर मैं इसी रिएक्शन को ऐसे लिखूं कि भैया ठीक है, ये हो गया मेरे पास 2a से b रिएक्शन है यहां पे, ओके। अब मैंने यहां पे लिया है t बराबर 0 पे, मैंने इसका जो भी 2 मोल ले लिया, इसका मैंने क्या ले लिया, 2 मोल ले लिया। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं t बराबर 3 पे कुछ अमाउंट ब्रेक हो गया, इसका कितना अमाउंट हो गया, कुछ अमाउंट ब्रेक हो गया है। तो यहां पे क्या भाई, मैंने ले लिया 2 में से x मोल क्या हो गया, इसका ब्रेक हो गया है। 2 में से x मोल ब्रेक हो गया है, और ये 2 माइनस x मोल इसका बच गया है, ओके। तो इधर कितना फॉर्म होगा, इधर कितना फॉर्म होगा, तो भैया देखो इसका जब 2 मोल ब्रेक होता है, जब इसका 2 मोल ब्रेक होता है तो इसका कितना बनता है भाई, 1 मोल बनता है। इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो इसके 1 मोल से इसका कितना बनेगा, इसके 1 मोल से बनेगा इसका 0.5 मोल बनेगा, ओके। तो इसके x मोल से कितना बनेगा, मतलब जितना ये ब्रेक होगा उसका आधा ये बनेगा। तो x मोल अगर ब्रेक हुआ है तो इधर कितना बनेगा, ये बनेगा x/2 मोल बनेगा। क्या बनेगा, x/2 मोल यहां पे बनेगा। इतनी बात तय है। या फिर मैं इसी रिएक्शन को ऐसे लिख दूं कि भैया ठीक है, ये 2a से b है यहां पे, ओके। और यहां पे t बराबर 0 पे मैंने कंसंट्रेशन क्या ले ली है, कोई भी कंसंट्रेशन मैं ले सकता हूं। मैंने इसकी कंसंट्रेशन ले ली है a मोल। a की कंसंट्रेशन कितनी है, a मोल है, या चलिए मैं 2 मोल ही अभी ले रहा हूं, ओके। मैंने इसकी कंसंट्रेशन 2 मोल ही ली है, ओके। और t बराबर t पे इसका ब्रेक कितना हो गया, 2 माइनस, इसको मैं ब्रेक करूंगा 2x, मैं इसको ब्रेक करूं 2x मोल मैं ब्रेक करूं तो इसका कितना बनेगा,
देखिए जब हम x मोल ब्रेक करेंगे तो इसका x/2 बनेगा, मतलब इधर वाला टर्म क्या आएगा, फ्रैक्शन में आएगा है ना। तो इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं कि जितना इधर स्टोइचियोमेट्री है मैं उतने x ही इसको ब्रेक करूं। ओके, जितनी इसकी स्टोइचियोमेट्री है उतना ही मैं ब्रेक कर दूं। तो अगर मैं इसका 2x ब्रेक करूंगा तो इधर क्या मिलेगा, तो देखिए इसके 2 से आपको इसका 1 मिलता है, तो इसका अगर 2x ब्रेक हुआ है तो इधर क्या मिलेगा, x मोल हमें मिलेगा। क्या मिलेगा, x मोल हमें यहां पे मिलेगा। गॉट इट। ये आगे यूं जाएंगी चीजें, इसलिए मैं अभी यही क्लियर कर दे रहा हूं। फिर से देखिए, चलिए मैंने कुछ ऐसा लिख दिया कि भैया इसके 2a से हमारे पास रिएक्शन है 3b, कोई रिएक्शन है या एक रिएक्शन पहले मैं ये ले लूं, a से हमें क्या मिलता है, 2b मिलता है। ओके, तो यहां t बराबर 0 पे मैंने इसका 2 मोल ले लिया है। ओके, और t बराबर t पे देख रहा हूं कि इसका कितना बच गया है, तो ये 2 माइनस x मोल बचा हुआ है। ओके, तो मतलब ब्रेक कितना हो गया, x ब्रेक हो गया है। तो चूंकि इसके 1 मोल से इसका कितना मिल रहा है, इसका 2 मोल मिल रहा है। अब उल्टा है, इसके 1 मोल से इसका 2 मोल मिल रहा है, तो इसका अगर x ब्रेक हुआ है तो इधर कितना मिलेगा हमें, इधर हमें 2x मोल प्रोडक्ट का मिलेगा। आगे बात समझ में भाई। या फिर सिमिलरली अगर हमारे पास कुछ ऐसा रिएक्शन हो, कैसा रिएक्शन, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये रिएक्शन हो गई है 2a से 3b हो गई है, 2a से 3b हो गई, ठीक है भाई। तो ये रिएक्शन क्या है, 2a से 3b है। ओके, कितना है ये, 2a से 3b है। तो मान लीजिए मैं इसका इनिशियल मोल ले रहा हूं t बराबर 0 पे, मान लीजिए मैंने कुछ भी ले लिया, 3 मोल ले लिया। ओके, और मैं t बराबर t पे देख कितना इसको ब्रेक करूंगा मैं, तो t बराबर t पे मैं इसको ब्रेक करूंगा कितना, इसका जितना स्टोइचियोमेट्री के साथ माइनस में 2x मोल इसका अगर ब्रेक करूंगा तो कितना मिलेगा इसका हमारे पास, तो इसके 2 से इसका क्या मिलता है, 3 मिलता है, तो इसका 2x मोल ब्रेक हुआ है, तो इसका कितना मिलेगा हमें, 3x मोल प्रोडक्ट का मिलेगा। ओके, तो ये ब्रेक कैसे करना है, ओके, और ये प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, ये स्टोइचियोमेट्री का खेल है, इसको हमें सिंपल रखना है। अब आप कहोगे सर आपने इसको x क्यों नहीं ब्रेक किया, जी हां, मैं x ब्रेक कर सकता था। ओके, जैसे देखिएगा यहां पे, अब ये 2a से हमारे पास क्या है भाई, यहां पे b है, 3b है, कितना है, 3b है। तो अगर मैं इसको मान लीजिए t बराबर 0 पे अगर ये मेरे पास 3 मोल है, तो अगर t बराबर t पे हमने क्या किया है, 3 माइनस मैंने x मोल ब्रेक किया है, यहां से x मोल ब्रेक किया है, तो पता है उससे दिक्कत क्या होगा, यहां पे दिक्कत आ जाएगी। क्यों, क्योंकि अब आपको स्टोइचियोमेट्री का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब देखिए कैसे, जब आपको पता है कि भैया ठीक है 2a से 3b है, तो इसका जब 2 मोल ब्रेक होगा तो इसका कितना मिलेगा, 3 मोल ब्रेक मिलेगा। ओके, तो अगर इसका 1 मोल ब्रेक होगा तो इसका कितना मिलेगा, 3/2 मोल मिलेगा। ओके, तो अगर इसका 1 x मोल ब्रेक होगा, अगर इसका x मोल हमने ब्रेक किया है, अगर इसका x मोल कंज्यूम होगा तो इसका कितना मिलेगा, 3/2 इंटू x मोल इसका मिलेगा। गॉट इट। तो ऐसे करने से अगर मैं x ही ब्रेक करूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां पे क्या होगा, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, इधर फ्रैक्शन में आ जाएगा। ओके, तो हमारी कैलकुलेशंस में फ्रैक्शन ना आए, सीधा इंटीजर आए, तो इसके लिए इसलिए हम क्या करते हैं कि स्टोइचियोमेट्री के साथ ही इसको हम ब्रेक करते हैं। ओके, तो कैसे ब्रेक करना है, जितना इधर स्टोइचियोमेट्री दिया हुआ है उतने x ब्रेक कर दीजिए, और जितना इधर प्रोडक्ट मिला है, मतलब जितना इधर स्टोइचियोमेट्री प्रोडक्ट का उतना x प्रोडक्ट हम बना देंगे। तय हो गई बात, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए भाई, तो हमने जो सीखा यहां पे क्या क्या सीखा, हमने सीखा इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। ओके, तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन एट t बराबर 0, टाइम 0 पे, मतलब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, इनिशियल कंसंट्रेशन है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं a नॉट से a कंसंट्रेशन है, आगे हमें 0 लगा देना है, या नॉट o छोटा सा, यहां पे a नॉट से हम इनिशियल कंसंट्रेशन को प्रेजेंट करते हैं। ओके, कंसंट्रेशन एट टाइम t, कंसंट्रेशन एट टाइम t, तो कंसंट्रेशन एट टाइम t को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं a और इसके आगे हम t लगाते हैं, a t। ओके, या फिर a t लगाओ या फिर कुछ मत लगाओ, या तो a t लगा के रखो या फिर आप सीधा कंसंट्रेशन को a लिख दो। लेकिन इनिशियल कंसंट्रेशन जब आप हमेशा लिखोगे तो आगे क्या होना चाहिए, एक नॉट होना चाहिए। ओके, और t बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, टाइम हो जाएगा। ओके, तो इतनी चीजों की हमें जानकारी रखनी है। अब चलिए मैं वही रिएक्शन लिखता हूं, 2a से यहां पे 3b हो गया। ओके, तो ये t बराबर 0 पे
इसके t बराबर 0 पे इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या जो भी हो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मैंने इसको ए नॉट यहां पे ले लिया है। ओके, इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने ए नॉट ले लिया है। अब t बराबर t पे और इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट कुछ होगा नहीं, मैंने इसमें से क्या किया, जो हमारे पास ए नॉट था इसको मैंने क्या किया, इसमें से 2x ब्रेक कर दिया, इसमें से हमने क्या कर दिया 2x ब्रेक कर दिया है। तो इधर क्या हमें मिल जाएगा, इधर हमें 3x प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहां पे क्या क्या है भाई, यहां पे क्या क्या है चीजें, तो ये है हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन, ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास, ये कंसंट्रेशन है कंसंट्रेशन एट टाइम t या फिर कंसंट्रेशन A। इतनी बात आप समझ गए हैं, जो बचे टाइम t पे रिएक्टेंट का वो कंसंट्रेशन एट टाइम t है, उसको A से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है उसको हम A नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक बात, जैसे मान लिया हमारे पास कोई रिएक्शन आ गई, Na से कोई प्रोडक्ट मिल रहा है Mb है, ठीक है, रिएक्शन हमारे पास कुछ ऐसे है, Na से Mb मिल रहा है, मतलब यहां पे स्टोइचियोमेट्री n है, यहां पे m है। तो इसकी हम शुरुआत कैसे करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे t बराबर 0 पे, इसका कोई भी जो इनिशियल कंसंट्रेशन हम क्या ले लेंगे A नॉट, और t बराबर t पे इसको हम कितना ब्रेक करेंगे, A नॉट में से ब्रेक करेंगे nx ब्रेक करेंगे, और ये हमारे पास क्या मिलेगा, तो इसके n से m मिलता है, तो इसके nx से हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये मिलेगा mx मिल जाएगा। ओके, जितना इसका है उतने में x लगा के उसको तोड़ दीजिए, और जितनी प्रोडक्ट की स्टोइचियोमेट्री उतनी हम यहाँ पे बना देंगे। गॉट इट। तो ये हमारा बेस बन गया भाई इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ने के लिए, क्योंकि इसका बहुत यूज होगा। गॉट इट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ की, बहुत अच्छे। चलिए देखिए, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम शुरू किसके लिए करेंगे, पहले हम शुरू करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए शुरू करेंगे। तो देखिएगा भाई, इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे होगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड का मतलब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है ना। इंटीग्रेटेड के लिए मतलब हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेटेड से क्या होना चाहिए, पहले हमारे पास डिफरेंशियल रेट लॉ होना चाहिए। तो देखिए भाई, हमें यहां पे करना क्या है, हमें यह करना है कि हमारे पास दो लॉज हैं, एक तो डिफरेंशियल रेट लॉ है और एक रेट लॉ एक्सप्रेशन है। तो दोनों को हमें मर्ज कर देना है यहां पे। जैसे कैसे, देखिएगा, अगर मैंने रिएक्शन ले ली ए से बी ले ली, ओके, अब मैं बात कर रहा हूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में स्टोइचियोमेट्री कुछ भी मैं लगाऊं, ऑर्डर क्या होगा उसका, जीरो ही होगा। ओके, तो अगर मैंने ए से बी लिख दिया है, तो इस रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होगा, तो इस रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल रेट लॉ होगा माइनस dA अपॉन dt। ये हो जाएगा डिफरेंशियल रेट लॉ। ओके, ये हो जाएगा रेट के बराबर, और यही रेट किसके बराबर हो जाएगा, अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये किसके बराबर हो जाएगा, रेट कांस्टेंट रिएक्शन का, और आगे a की पावर 0 के बराबर। ओके, तो ये डिफरेंशियल रेट लॉ है और ये क्या है, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन है। इन दोनों को हमने मिला दिया, इन दोनों को हमने मिला दिया है। अब इसी को इंटीग्रेट करके हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ आएगा। कैसे आएगा उसको देखिए। इसके पहले क्या है कि देखिए भाई, अब यहां पे हमारे पास स्टोइचियोमेट्री का खेल शुरू हो जाएगा। स्टोइचियोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी यहां पे, स्टोइचियोमेट्री। तो स्टोइचियोमेट्री में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, तो आप सीधा से इसको आप समझ जाइएगा, ठीक है, जो मैं कहने जा रहा हूं। और अब कोई भी आप रिएक्शन लिखोगे तो उसके ऊपर रेट कांस्टेंट लिखना शुरू कर देना, क्यों, क्योंकि रिएक्शन का एक स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होगा ही होगा। तो देखिएगा भाई, अगर हमारे पास यहां पे स्टोइचियोमेट्री इसकी 1 है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आया है, ये आया है। ओके, अब देखिएगा, अगर मैं ये रिएक्शन लिखूं कि भैया रिएक्टेंट की स्टोइचियोमेट्री कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। ओके, N1 यहां पे लिखता हूं, क्या लिखता हूं मैं, N1। और N1 क्या है भाई, N1 है स्टोइचियोमेट्री। N1 क्या है, स्टोइचियोमेट्री है रिएक्शन की। यहां पे N1A है, इसके आगे N1 की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। और ये क्या दे रहा है, हमें एक प्रोडक्ट दे रहा है, B यहां पे दे रहा है। पक्की बात है, ये दे रहा है, ये रिएक्शन है। अब इसके लिए डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होगा, तो इसके लिए डिफरेंशियल रेट लॉ होगा भाई 1 अपॉन n, ओके, माइनस N1 dA अपॉन dt इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट
और ए की पावर 0, कंसंट्रेशन ए की पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ गया है, ये आ गया है। अब जब मैं एक्सप्रेशन डिराइव करूंगा तो मैं इसी रिएक्शन के लिए करूंगा, क्या करूंगा, इसी रिएक्शन के लिए करूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी इसी रिएक्शन का एक केस है। यहां पे मैं एक जनरल स्टोइचियोमेट्री के लिए कर रहा हूं, ओके, और यहां पे क्या है, स्पेसिफिक केस क्या है, स्टोइचियोमेट्री 1 है, ओके। तो अगर मैं इसके लिए करूंगा तो हमें फिर से इसके लिए भी करना पड़ेगा, इसलिए मैं एक जनरल ही कर ले रहा हूं जहां पे स्टोइचियोमेट्री 1 है, और वहीं पे बाद में जब एक्सप्रेशन आएगा तो जो भी रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री होगी उसको हम रख के यहां पे देख लेंगे, ओके। तो हमें इस वाले से लेके शुरू करना है। तो हमने क्या देखा भाई, ठीक है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है, N1 A से है B हो रहा है, और इसके लिए डिफरेंशियल रेट लॉ क्या है, डिफरेंशियल रेट लॉ है -1 अपॉन Na माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल टू इसका रेट कांस्टेंट जो भी हो और a की पावर 0। क्यों? क्योंकि ऑर्डर क्या है इसका 0 है। जब मैं a की पावर 0 करूंगा तो कुल मिला क्या हो जाएगा 1 अपॉन N1 माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। या फिर मैं क्या कर रहा हूं, देखिएगा यहां से देखिएगा, मैं इसको कर रहा हूं, मैंने इधर लिखा है, सिर्फ मैं इधर रख रहा हूं, dA को इधर रख रहा हूं, ओके। इधर वाला जो माइनस है मैं इसको इधर भेज दे रहा हूं, इधर वाले माइनस को मैंने इधर भेज दिया। ये जो k है मैंने इस k को भी, या ये जो N1 है मैं N1 को भी इधर भेज दे रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा N1 k हो जाएगा, और dt को भी मैं इधर ही भेज दे रहा हूं, dt को भी मैं क्या कर दे रहा हूं, इधर ही भेज दे रहा हूं। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, dA इज इक्वल टू माइनस N1 k dt, इतना हमारे पास आ गया है। अब हमें क्या करना है, इसी इक्वेशन को दो लिमिट्स के बीच इंटीग्रेट कर देना है। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपको पता है डिफरेंशिएशन, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इंटीग्रेट करने के लिए क्या चाहिए, हमें लिमिट चाहिए, ओके, लिमिट चाहिए। लिमिट किसकी किसकी, तो यहां पे देखिए a क्या है, a की कंसंट्रेशन है, इसके लिए लिमिट चाहिए, और dt, t क्या है हमारे पास, टाइम है, तो टाइम के लिए क्या चाहिए हमारे पास, टाइम के लिए भी लिमिट चाहिए। तो आपको पता है कि जो हमारे पास कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की लिमिट्स क्या है भाई, कंसंट्रेशन की लिमिट्स क्या है, तो कंसंट्रेशन हमारे पास A0 होती है इनिशियल कंसंट्रेशन, और टाइम t के बाद कहां पहुंच जाती है, AT तक पहुंच जाती है, ओके। टाइम हमारे पास क्या रहता है, 0 से लेके t तक पहुंच जाता है। तो इसको अगर मैं यहां पे इंटीग्रेट कर दूं तो देखिएगा भाई, अब यहां पे इंटीग्रेट का क्या है भाई, ये है dA इज इक्वल टू, यहां पे क्या है माइनस N1 के कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा N1 के, और यहां पे dt को भी मैं इंटीग्रेट कर दूं। और लिमिट हमें क्या लगाना है, तो लिमिट हमें लगाना है, इसका लिमिट होगा, इसकी लोअर लिमिट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है A0 है, और फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, AT है, ओके। इनिशियल कंसंट्रेशन से लेकर फाइनल कंसंट्रेशन तक। टाइम की लिमिट क्या है, तो ये 0 से इनिशियल टाइम से t तक चलेगा, ओके। टाइम 0 पे कंसंट्रेशन ये है, टाइम t पे कंसंट्रेशन ये है, यही दो लिमिट्स है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आपको पता है कि अगर हमारे पास dx होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन x होता है। तो इसी तरीके से dA का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा a हो जाएगा, लिमिट हो जाएंगे A0 से AT तक की लिमिट हो जाएगी, इज इक्वल टू माइनस N1 k, और यहां पे क्या हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा 0 से लेके t तक। यहां पे क्या होता है भाई, यहां पे क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा AT माइनस A0 इज इक्वल टू माइनस N1 k, और यहां पे क्या हो जाएगा t माइनस 0। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा AT माइनस A0 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, माइनस N1 k t हो जाएगा, ओके, माइनस N1 k t हो जाएगा। या फिर मैं इसी को क्या कर दूं, A0 को इधर भेज दूं, तो ये क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, AT इज इक्वल टू इधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो A0 माइनस N1 k t, ये कितना हो गया भाई हमारे पास, इतना हो गया है। और यही क्या है हमारे पास, यही है हमारे पास
इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या है? ये है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। और इसने किस किस को रिलेट कर दिया? तो इसने रिलेट कर दिया स्टोइचियोमेट्री को, टाइम को, रेट कांस्टेंट को, किससे? इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन से। तो अगर हमारे पास हमें इनिशियल कंसंट्रेशन पता होगा और जो रिएक्शन चल रही है उसका स्टोइचियोमेट्री पता होगा, उसका रेट कांस्टेंट पता होगा, ये पता होंगी चीजें, तो अगर मुझे पता करना है कि भाई 5 मिनट बाद कितनी कंसंट्रेशन बचेगी, तो हम AT को यहां पे पता कर सकते हैं। ओके, तो ये बात रही। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है। क्या है भाई? ये जनरल एक्सप्रेशन है। अब जैसे हमारे पास आ गया है क्या एक्सप्रेशन आ गया, AT इज इक्वल टू A0 माइनस N1KT आ गया है। अब ये किस रिएक्शन के लिए है भाई? ये Na से B के लिए है, और ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के लिए है। ओके, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के लिए है। तो इस इक्वेशन के लिए अगर ये N1A है, ये है हमारे पास, अगर मैं रिएक्शन लू A से B, ओके, A से B लू और मैं बोलूं ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, ये क्या है? जीरो ऑर्डर है, तो इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? सॉरी, इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या हो जाएगा? तो यहां पे स्टोइचियोमेट्री कितना है? 1 है, तो यहां पे N1 की वैल्यू है कितनी? 1 है। तो इस रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT हो जाएगा। तो आप जनरल एक्सप्रेशन ये पढ़ते हो तो ये कब के लिए है? आप जीरो ऑर्डर के लिए यही एक्सप्रेशन पढ़ते हो, तो ये एक्सप्रेशन कब के लिए है? ये तब के लिए है भाई जब हमारे पास स्टोइचियोमेट्री क्या हो? यहां पे 1 लगा हो। स्टोइचियोमेट्री क्या हो? 1 लगा हो। अगर हमारे पास रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री कुछ ऐसी हो जाए कि भैया ये 2A से B है और आपको बोले कि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, अगर ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, ओके, तो यहां पे क्या होगा भाई? तो यहां पे क्या होगा? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन यहां पे क्या होंगी? तो ये हो जाएगा कि AT इज इक्वल टू A0 माइनस 2KT हो जाएगा। ओके, यहां पे स्टोइचियोमेट्री आपको लगाना पड़ेगा, आप स्टोइचियोमेट्री को नहीं छोड़ सकते हैं। ओके, तो ये बात रही हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन की। और इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये स्टोइचियोमेट्री लगाना है कि नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि आपने हमेशा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन यही पढ़ा हुआ है, आपने कभी डिफरेंट स्टोइचियोमेट्री के लिए नहीं पढ़ा है। ओके, तो अगर हमारे पास रिएक्शन है A से B, अगर सिर्फ A से B दिया है तब आपके पास एक्सप्रेशन ये वाला होगा, तब सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन ये वाला होगा। अगर हमें रिएक्शन में स्टोइचियोमेट्री दिया है, जैसे एक रिएक्शन थी ये CSIR नेट में 3A से B दिया था, एक क्वेश्चन था और आगे कैलकुलेशन दिया था, तो उस जो क्वेश्चन के ऑप्शंस थे वो ऑप्शन किस पे बेसिस थे? वो ऑप्शन इस वाले रिएक्शन पे बेसिस थे, इस वाले इक्वेशन पे बेस्ड थे। तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि सर यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। नहीं भाई, स्टोइचियोमेट्री लगेगा। अगर हमारे पास रिएक्शन ये दी हुई है, स्टोइचियोमेट्री 3 है और आप सॉल्व इस वाले सिस्टम को लेके कर रहे हो, तो वो आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या आएगा? अगर यहाँ पे 3A है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? AT इज इक्वल टू A0 माइनस 3KT आएगा, 3KT ही आएगा। अब आप बोलोगे नहीं सर जीरो ऑर्डर में मतलब स्टोइचियोमेट्री हमने पढ़ा ही नहीं, तो भाई आप कैसे नहीं पढ़े हो? यहां पे जब हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ शुरू कर रहे हैं हम, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ आ कहां से रहा है? तो ये आ रहा है डिफरेंशियल रेट लॉ से और रेट लॉ एक्सप्रेशन से। ओके, तो जब डिफरेंशियल रेट लॉ में ही स्टोइचियोमेट्री है तो आप स्टोइचियोमेट्री को हटा कैसे सकते हो? आप स्टोइचियोमेट्री को नहीं हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेटेड रेट लॉ यहीं से ही आया है, यहीं से आया है, यहीं से आया है। अब आप जनरली जब बुक्स देखोगे बैचलर्स की भी बुक्स में, तो हमारे पास सिर्फ इस रिएक्शन के लिए जीरो ऑर्डर दिया होता है, सिर्फ इस वाले स्पेसिफिक केस के लिए दिया होता है। तो इसलिए इसमें इक्वेशन में ये इक्वेशन अप्लाई होती है और यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री एक है तो एक ही आता है। स्टोइचियोमेट्री नहीं दिखता है तब हमारे पास आंसर आता है माइनस KT वाला। लेकिन अगर स्टोइचियोमेट्री है तो आपको स्टोइचियोमेट्री लगाना ही है। आई बात समझ में? तो स्टोइचियोमेट्री अगर है हमारे पास, अगर स्टोइचियोमेट्री रिएक्शन में दिया हुआ है तो हमेशा हमें कौन सा लगाना है? इधर NKT वाला है, इस टाइप का लगाना है, स्टोइचियोमेट्री के साथ लगाना है। और अगर आपको रिएक्शन दिया हुआ है कि A से B रिएक्शन है
और इसकी स्टोइचियोमेट्री 1 दिया है, तो आप खुलेआम ये लगाइए जिसमें स्टोइचियोमेट्री 1 है। या फिर अगर आपको रिएक्शन में रिएक्शन नहीं दिया है, आपको सिर्फ बोल दे फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन और कोई रिएक्शन आपको ना दे, सीधा आपसे कैलकुलेशन पूछ ले, उस केस में देखिए भाई दो टाइप के हमारे पास हैं। एक तो हमारे पास ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, और ये किस रिएक्शन के लिए है भाई? ये रिएक्शन के लिए है ए से गया बी, ए से गया बी। और हमारे पास दूसरा कौन सा है? ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एन वन के टी, और ये किस रिएक्शन के लिए है? N1 A से क्या होगा हमारे पास? B मिलेगा। तो अगर आपको कोई ऐसा रिएक्शन दिया हुआ है जहां पे आपको रिएक्शन में स्टोइचियोमेट्री दिया है, जैसे 2A से B आपको दे दे 3A से B, ओके, तब आपको स्टोइचियोमेट्री यहां पे लगाना ही लगाना है, स्टोइचियोमेट्री लगाना ही लगाना है, वहां पे आप नहीं भूलोगे। लेकिन अगर आपको रिएक्शन ऐसे दिया है, सीधा A से B दिया और स्टोइचियोमेट्री आपकी एक ही है, तो हमारे पास रेट एक्सप्रेशन यही आएगा, यहां पे एक रख दोगे तो अगर ये ऐसा रिएक्शन दिया है तब ये लगाओगे, या फिर अगर आपको रिएक्शन में सीधा मेंशन कर दिया है कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिया और कुछ ऐसा ना दिया हो कि A से B है कि 2A से B है कि 3A से B है, तो अगर रिएक्शन उसमें ना दिया हो उस केस में आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज करोगे। तो उस केस में आप मान लोगे कि रिएक्शन कैसे जा रही है? A से B ही जा रही है। गॉट इट? तब आप क्या मान लोगे कि हमारे पास ये कुछ ऐसा है। तो दो शर्तें हैं, या तो A से B दिया हो तब ये एक्सप्रेशन है, या फिर आपको रिएक्शन ना मेंशन किया हो तब ये ऑप्शन है हमारे पास। और अगर स्टोइचियोमेट्री ऑप्शन दिया है, रिएक्शन में स्टोइचियोमेट्री दिया है, तो ये वाला आप N1 की वैल्यू रख के इक्वेशन बनाओगे। समझ में आ गई है? तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बच्चों के डाउट आते हैं इसमें, स्टोइचियोमेट्री लगाएं कि ना लगाएं, तो होप आपका इसमें क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए। ठीक है भाई, तब तक हमने क्या सीख लिया जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में। अगर मैं यहां पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं तो ये जानकारी हमें पहले से थी कि जो इनका रेट होता है, रेट किस पे डिपेंड करता है? तब वो इसकी कंसंट्रेशन जीरो पे डिपेंड करता है, या फिर जो रेट होता है वो भी क्या होता है? रेट कांस्टेंट के बराबर ही होता है। मतलब ये रेट क्या हो गया भाई? कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है। आप रिएक्टेंट की कितनी भी कंसंट्रेशन ले लीजिए, रेट क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। मतलब रेट भी क्या होता है? कांस्टेंट ही होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। ये बात आप समझ गए कि कंसंट्रेशन आप चेंज करते रहिए, आप 2 मोल लीजिए, 4 मोल लीजिए, 10 मोल लीजिए, जितने भी कंसंट्रेशन चेंज करोगे सबके साथ रेट क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। और दूसरी बात हमने इसके लिए क्या देखा कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, तो जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है वो भी हमने देख लिया कि जो AT है वो क्या होगा? इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस N1 KT, और किस रिएक्शन के लिए? तो ये N1A से क्या होना चाहिए? B रिएक्शन जानी चाहिए। तो यहां पे इसके लिए हमारे पास ये हो गया रेट लॉ एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में K क्या है? K हमारे पास रेट कांस्टेंट है, और T क्या है हमारे पास? टाइम है यहां पे। तो ये हमारे पास इतनी जानकारी पता है। लेकिन ये जानकारी मतलब ये कि भाई एक रिएक्शन जीरो ऑर्डर कैसे हो सकती है? मतलब वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे कैसे नहीं डिपेंड कर सकती है। ओके, तो इसलिए थोड़ा सा हम एग्जांपल लेके जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को समझते हैं। तो देखिए मैंने यहां पे कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एंजाइम कैटालिसिस से रिलेटेड है। एंजाइम कैटालिसिस हम आगे पढ़ेंगे। मतलब कैटालिटिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिन रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए हमें कैटलिस्ट ऐड करना पड़ता है रिएक्शन में। और कैटलिस्ट क्या काम करता है? तो कैटलिस्ट भाई अपना सरफेस प्रोवाइड कराता है कि वो सरफेस पे रिएक्टेंट आए और रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना के चले जाएं। ओके, मतलब ये कुल मिला के ये है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 2-3 तरीके के पेन है, ठीक है, मुझे उनको एक साथ रखना है और वो इधर उधर बिखरे पड़े हैं, तो मैं क्या करूंगा? मुझे एक फ्लैट सरफेस चाहिए और इस सरफेस में मैं इन 3 पेनों को सजा दूंगा, तो ये तीनों पेन एक साथ दिखेंगे, फिर मैं उनको बाद में हटा सकता हूं। तो ऐसे ही क्या होता है कि रिएक्शंस में जो मेटल सरफेस होते हैं वो सरफेस प्रोवाइड कराता है रिएक्टेंट्स को। जो रिएक्टेंट इधर उधर घूमते रहते हैं उनको सरफेस प्रोवाइड कराता है कि रिएक्टेंट आके यहाँ पे बैठे, आपस में रिएक्ट करें और प्रोडक्ट बना के सरफेस को छोड़कर चले जाएं। ओके, तो इन रिएक्शंस को बोलते हैं कैटालिटिक रिएक्शंस। कैटलिस्ट कैसे हो सकते हैं? तो कैटलिस्ट हमारे मेटल कैटलिस्ट भी हो सकते हैं और या फिर एंजाइम कैटलिस्ट भी हो सकते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारी जो रिएक्शंस होती हैं वो एंजाइम्स के द्वारा कैटलाइज्ड होती हैं। ठीक है, बाकी कैटलिस्ट की चर्चा हम आगे डिटेल में करेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक
कोई एंजाइम कैटालिसिस की अगर मैं रिएक्शन लूंगा, ठीक है, तो वहां पे जो भी सबस्ट्रेट होगा, जो भी रिएक्टेंट होगा, उस रिएक्टेंट को मैं ए मान ले रहा हूं, तो यहां पे जो उसका रेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ एंजाइम की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब अगर एंजाइम कैटालिसिस है तो रिएक्टेंट के हमारे रिस्पेक्ट में उसका ऑर्डर क्या होगा, 0 होगा। ओके, सिमिलरली अगर मान लीजिए हमें अमोनिया बनाना है तो N2+3H2 ले लिया, मोलिब्डेनम और टंगस्टन हमने यहां पे ऐड कर दिया है एज अ कैटलिस्ट। ये क्या है, मोलिब्डेनम और टंगस्टन कैटलिस्ट है और ये हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो सिमिलर मोलिब्डेनम टंगस्टन भी क्या करेंगे, अपना सरफेस प्रोवाइड करेंगे, N2 मॉलिक्यूल और H2 मॉलिक्यूल आएंगे और ये इनको अट्रैक्ट करेगा सरफेस, N2 मॉलिक्यूल आएगा और फिर ये आपस में रिएक्ट करेंगे और NH3 बना के सरफेस छोड़ के चले जाएंगे। ओके, तो यहां पे भी अगर इस रिएक्शन का मैं ऑर्डर देखूं तो यहां पे क्या होगा, ये ना तो N2 पे डिपेंड करेगा इसका रेट और ना ही यहां पे H2 पे डिपेंड करेगा। N2 के रिस्पेक्ट में भी 0 और H2 के रिस्पेक्ट में भी 0 ही होगा। ओके, सिमिलरली यहां पे अगर मैं रिएक्शन कराता हूं H2 और I2 को मिला के हमें 2HI बनाना है और गोल्ड सरफेस, ओके, यहां पे कैटलिस्ट क्या है, गोल्ड सरफेस है। ओके, तो अगर गोल्ड की सरफेस पे ये रिएक्शन कराते हैं तो अगेन ये रिएक्शन क्या है, ये एक 0 ऑर्डर रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन का रेट ना तो हमारे पास H2 पे डिपेंड करता है और ना ही I2 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। सिमिलरली अगर मुझे मान लीजिए N2O का डिकम्पोजिशन करवाना है, N2O का डिकम्पोजिशन करवाना है प्लेटिनम के सरफेस पे, तो सिमिलरली हमें N2 और हाफ O2 मिल जाएंगे, लेकिन इस रिएक्शन का रेट भी N2O की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा और ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। ओके, तो इतनी तक हमने रिएक्शन देखी जो कि क्या है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है और ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो इसका क्या मतलब है कि ये किस पे डिपेंड करेंगी, तो ये डिपेंड करेंगी या तो एंजाइम कितना है, एंजाइम कितना है, या फिर जो हमने मेटल सरफेस प्रोवाइड किया है वो मेटल सरफेस कितना है। मान लीजिए हमने रिएक्टेंट ढेर सारा ले लिया और हमने क्या किया है, मेटल का सरफेस ही बहुत कम लिया है, मेटल का सरफेस ही उतना सफिशिएंट नहीं है और रिएक्शन सरफेस पे ही होनी है, तो रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा कि कितना सरफेस हमारे पास अवेलेबल है। तो आप कितना भी रिएक्टेंट ले लो, रेट हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, कितना सरफेस प्रोवाइडेड है, क्योंकि रिएक्शन सरफेस पे ही होगी। अगर आप सीधा रिएक्टेंट लोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। ओके, तो यहां पे चूंकि रिएक्शन इस सरफेस की वजह से ही हो रही है, तो रिएक्शन इस पे डिपेंड करेगा कि कितना सरफेस हमारे पास, मेटल का सरफेस कितना प्रोवाइडेड है, इन रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करेगा। ज्यादा सरफेस रहेगा, मतलब अगर ज्यादा आप कैटलिस्ट ऐड करोगे, ज्यादा सरफेस प्रोवाइड करोगे तो ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगी, कम कैटलिस्ट ऐड करोगे तो हमारे पास क्या होगा, कम फास्ट रिएक्शन होगी, कंसंट्रेशन आप कितना भी बढ़ा लो रिएक्टेंट की। सिमिलरली एंजाइम के साथ भी है। एंजाइम क्या होते हैं भाई, एंजाइम्स में एक्टिव साइट होता है, ओके, कैटालिटिक साइट होता है, तो वो जितना साइट अवेलेबल होगा उतनी ही तेज रिएक्शन होगी, बाकी इसके कंसंट्रेशन कितनी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ओके, सिमिलरली वही वाली बात कि हम कार बना रहे हैं, सारे पुर्जे हमने बना लिए हैं, सारे पुर्जे बना लिए हैं, लेकिन गाड़ी चलेगी सिर्फ इंजन से ही। अब हमने 1000 कार के वो बना लिए हैं, बाकी सारे पार्ट्स हमने सब फिट कर दिया है, लेकिन इंजन हमारे पास 10 ही अवेलेबल है, इंजन हमारे पास 10 ही अवेलेबल है, तो कार कितनी बनेगी, 10 ही कार बनेगी, चाहे रिएक्टेंट्स कितने भी हों। ओके, प्रोडक्ट कितना बनेगा, 10 ही बनेगा। क्यों? क्योंकि इंजन को अगर हम कैटलिस्ट माने तो कैटलिस्ट कितना अवेलेबल है उसी पे डिपेंड करेगी रिएक्शन की रेट। तो ये जो एंजाइम है साइट या फिर ये मेटल है, ये समझ लीजिए गाड़ी का इंजन है। गॉट इट? ये सिर्फ एग्जांपल के तहत मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सिमिलरली ये जो लास्ट रिएक्शन देखिए, लास्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये शायद हेलो फॉर्म रिएक्शन है ये, या जो भी रिएक्शन हो, यहाँ पे मतलब हेलोजिनेशन हो रहा है इसका CH3CO का, और यहाँ पे एक आई लग जा रहा है। ओके, तो इस रिएक्शन का रेट देखें हम, तो इस रिएक्शन का रेट देखो आप, इस पे ये एसीटोन पे डिपेंड करेगा, CH3CO पे डिपेंड कर रहा है, H+ पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन I2 पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये I2 पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इस रिएक्शन में जो ये इसका रेट है वो क्या है, I2 के कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन ऐसी होंगी, या तो कैटालिटिक होंगी, तो वहां पे क्या होगा, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, 0 ऑर्डर होगा, या फिर अगर कोई रिएक्शन है तो किसी एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रिएक्शन 0 ऑर्डर की हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा रिएक्शन एक 0 ऑर्डर हो जाए बिना कैटलिस्ट यूज किए। ओके, किसी एक रिएक्टेंट के अगर कैटलिस्ट नहीं है तो किसी एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रिएक्शन क्या हो सकती है, 0 ऑर्डर हो सकती है, कि उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे रेट। गॉट इट? तो ये था कुछ उदाहरण 0 ऑर्डर रिएक्शंस के। होप आपको ये समझ में आया होगा।
सो ठीक है भाई, आइए जीरो ऑर्डर पे कुछ प्रॉब्लम्स हम करके देखते हैं कि प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं जीरो ऑर्डर पे। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आप रिएक्शन ये लिख सकते हो, रिएक्शन मैं यहाँ लिखना भूल गया, ए टू बी, रिएक्शन ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए टू बी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 1.0 मोल पर लीटर एंड द रेट कांस्टेंट इज 0.2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, इसको पर मिनट कर लीजिए, पर मिनट। ओके, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 3 मिनट। तो यहां पे हमें सिंपल से रिएक्शन दे दी है जीरो ऑर्डर ए से बी, और यहां पे क्या पूछा है कि कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है और हमसे यहां पे रेट कांस्टेंट भी दिया हुआ है, और हमसे पूछा है कि 3 मिनट बाद रिएक्टेंट की क्या कंसंट्रेशन बचेगी। तो देखिएगा भाई, यहां पे देखिएगा हमारे पास अगर रिएक्शन ये है, ए टू बी रिएक्शन है, ए से बी, तो अगर मैं टाइम t बराबर 0 की बात करूं तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इसकी कंसंट्रेशन होगी इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, और वो कितना दिया हुआ है 1.0 मोल पर लीटर दिया हुआ है। ठीक है भाई, अब यहां पे है t बराबर t बराबर हम जो t लिखते हैं, तो यहां पे t बराबर कितना है 3 मिनट पूछ रहा है। ओके, तो t बराबर 3 मिनट यहां पे है, तो t बराबर 3 मिनट में मान लीजिए इसमें से कुछ क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ओके, मतलब यहां पे जो हमारे पास ए नॉट था, यहां से इसकी स्टोइचियोमेट्री 1 है, तो हम x हमने ब्रेक कर दिया है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भैया ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 1.0 मोल था और इसमें से ब्रेक कितना हो गया, x मोल पर लीटर। तो यहां पे ये क्या हुआ, तो x मोल पर लीटर हो गया है, और हमें पता है कि यहां पे जो हमारी इसकी कंसंट्रेशन होगी एट टाइम t पे, ये कितनी होगी a नॉट माइनस के टी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ये है, ये होगी n1 के टी। ओके, लेकिन रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री 1 है यहां पे, तो n1 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा के टी हो जाएगा। तो इसको हम करते हैं भाई, सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, और यहां से अब देखिए, ये जो हमारे पास कंसंट्रेशन है यही है टाइम t बराबर 3 मिनट पे या टाइम t बराबर t पे, तो ये किसके बराबर हुआ, ये बराबर किसके हुआ, यही है बराबर कंसंट्रेशन एट टाइम t। ओके, ये बात हो गई, लेकिन एट टाइम t कहां से आएगा, यहां से आएगा हमारे पास, तो ये कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी एट टाइम t, यहां पे क्या है, a नॉट की कंसंट्रेशन कितनी है 1.0 मोल पर लीटर। ओके, 0 मोल पर लीटर है, माइनस के कितना है, के की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.2 मोल पर लीटर पर मिनट दी हुई है, पर मिनट इनटू टी की कितनी वैल्यू है भाई, टी की क्या वैल्यू है, टी की वैल्यू है 3 मिनट। तो यहां पे देखिएगा भाई, यहां पे यूनिट्स को भी देखिएगा, ये मिनट से ये मिनट कैंसिल हो जाएगा, मिनट इनवर्स, और ये अब दोनों बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 दूना 0.6 मोल पर लीटर, या फिर ये कितना बचा 0.4 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन इसकी बचेगी एट टाइम टी पे। इतनी बात पक्की हो गई, हमने यहां से सिंपल कैलकुलेट कर लिया, हमें ए नॉट की वैल्यू दी हुई थी, के की दी हुई थी, टी की दी हुई थी। ओके, अब इसी में आपसे पूछे कि कितना अमाउंट इसका ए का कंज्यूम हुआ, ए का कितना अमाउंट कंज्यूम हुआ, ये क्या है, ये तो है कि 3 मिनट बाद इतना बचा हुआ है, तो अमाउंट कितना कंज्यूम हुआ, तो कितना कंज्यूम हुआ भाई 0.6 मोल कंज्यूम हुआ है अमाउंट, है ना, 0.6 मोल कंज्यूम हुआ है अमाउंट, या फिर कितना अमाउंट कंज्यूम हुआ है, तो अमाउंट कंज्यूम हुआ है के टी। क्यों, क्योंकि ए नॉट तो इनिशियल कंसंट्रेशन थी, यही तो कम हुआ है अमाउंट। अब देखिए, अब ये हमारे पास इक्वेशन देखिए हमारे पास, हम कड़ी को एकदम बांधते चले जाएंगे। हमारे पास है ए टी, यहां से क्या आया है, यहां से आया है ए नॉट माइनस एक्स है, ए नॉट माइनस एक्स है, सॉरी ए नॉट माइनस एक्स है, और एक्स क्या है, एक्स है अमाउंट रिएक्टेड, अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेड, यही तो है, अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेड है। और दूसरा हमारे पास जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ से आया है, ए टी इक्वल टू क्या आया है, तो ये आया है ए नॉट माइनस के टी आया है। तो अगर मैं इन दोनों
इन दोनों इक्वेशंस की कंपैरिजन करूं तो यहां से x की क्या वैल्यू आ रही है, तो x की वैल्यू आ रही है KT, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, KT हो जाएगा। तो जो अमाउंट डिसोसिएट हुआ है x का वो कितना हो जाएगा, यहां पे KT के बराबर ही आ जाएगा, और यही हमारे पास 0.6 मोल आया हुआ है। ओके, और इसी x को आप ध्यान रखिएगा, x को हमने कैसे कैलकुलेट किया है, इसी का यूज पड़ेगा अगर वो बोलेगा कि प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ। ठीक है, अभी तो रिएक्टेंट का पूछ रहा है, प्रोडक्ट का पूछेगा तो उसका हम आगे यूज करने वाले हैं। यहां पे देखिएगा भाई, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन 2A से B दिया हुआ है, रिएक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2A से B रिएक्शन दिया हुआ है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज 2.0 मोल पर लीटर एंड द रेट कांस्टेंट इज 0.1 मोल पर लीटर पर मिनट। ओके, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 6 मिनट्स। 6 मिनट बाद रिएक्टेंट की क्या कंसंट्रेशन रहेगी। ओके, तो देखिएगा भाई, सिमिलर सी बात है यहां पे भी। यहां पे इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी T बराबर 0 पे कितनी है, T बराबर 0 पे कंसंट्रेशन दी हुई है, मान लीजिए A0 है, जो भी है A0 कितना है 2.0 मोल पर लीटर है। अब 6 मिनट बाद पूछ रहा है, तो T बराबर 6 मिनट पे इसमें से क्या होगा, ब्रेक होगा कुछ अमाउंट, और वो कितना ब्रेक होगा, A0 माइनस, अब ब्रेक कितना कराना हमें, तो यहां पे स्टोइचियोमेट्री 2 है, तो इसको 2x ब्रेक करवा दीजिए। जब ये 2x ब्रेक होगा तो प्रोडक्ट भी कितना फॉर्म हो जाएगा, 2x फॉर्म हो जाएगा। सॉरी, प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, x फॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि इसके 2 से इसका 1 बन रहा है, तो इसके 2x से इसका कितना बनेगा, x बनेगा। तो ये हो गया है। अब ये बात आ गई, अब हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है। अब ये रिएक्शन क्या है भाई, 2A से B है, तो ये रिएक्शन आ गई N1A से B वाला सिचुएशन आ गया है। तो मतलब T इज इक्वल टू A0 माइनस N1 KT वाला सिचुएशन है, हाँ या ना। तो आइए भाई, AT हमें पता करना है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी बची हुई है 2.0 मोल पर लीटर है, माइनस स्टोइचियोमेट्री कितनी है 2 है, स्टोइचियोमेट्री 2 है, तो स्टोइचियोमेट्री हो गई 2 इंटू K की वैल्यू कितनी है 0.1 मोल पर लीटर पर मिनट है। स्टोइचियोमेट्री हमारे पास ये है, और इसमें से किसका मल्टीप्लाई कर दें, T कितना दिया हुआ है 6 मिनट बाद की पूछ रहा है, 6 मिनट बाद की पूछ रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख दूं 2.0 मोल पर लीटर, और ये कितना हो जाएगा, मिनट से मिनट इनवर्स कैंसिल, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 माइनस 1.2 मोल पर लीटर, तो ये कितना बचेगा 0.8 मोल पर लीटर। स्टोइचियोमेट्री चेंज हुई तो हमें ऐसे करना है भाई, N1 की वैल्यू यहां रखनी है जो कि क्या है 2 है। ये बात हो गई। अब ये है कि 6 मिनट बाद जो इसकी कंसंट्रेशन 2 मोल थी, 2 मोल पर लीटर, उससे घट के क्या हो जाएगी 0.8 मोल पर लीटर हो जाएगी। तो कंज्यूम कितना हुआ है, कितना A कंज्यूम हुआ है, कितना A रिएक्ट किया है, तो भाई इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन, या फिर वो क्या हो जाएगा हमारे पास AT यहां पे है, AT है वो क्या है हमारे पास A0 माइनस 2x है, और यहां पे क्या है AT हमारे पास है A0 माइनस 2KT। ओके, तो देखिएगा अब यहां पे ये जो 2x है, ओके, या फिर 2KT है, ये क्या है अमाउंट रिएक्टेड, अमाउंट रिएक्टेड। ओके, तो यहां से मैं कैसे कर सकता हूं, मैं यहां से इसको बराबर कर सकता हूं 2x इज इक्वल टू 2KT। ओके, तो यहां से मैं डायरेक्टली पता कर सकता हूं कितना अमाउंट कंज्यूम हुआ, क्यों, क्योंकि अमाउंट कितना कंज्यूम हुआ है 2x ही अमाउंट कंज्यूम हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू K कितना था 0.1 और T कितना था 6, तो ये आ जाएगा 1.2 मोल पर लीटर। तो कितना अमाउंट कंज्यूम हुआ भाई, तो अमाउंट कंज्यूम हुआ है 2x, और ये किसके बराबर है 2KT के। यहां से जब आप देखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी KT के बराबर ही आएगी। ओके, यहां से x की वैल्यू KT के बराबर आएगी, लेकिन अमाउंट कितना कंज्यूम हुआ है 2x, तो 2x की वैल्यू 2KT के बराबर है, और ये 1.2 मोल पर लीटर आ गया है। समझ में आ गया, इतना अमाउंट कंज्यूम हुआ और कितना फाइनल कंसंट्रेशन उसकी हो गई है। अब देखिए, अब इसी रिएक्शन को आपको प्रोडक्ट के लिए पूछ दे, इसी रिएक्शन को प्रोडक्ट के लिए पूछ दे, और इस केस में रिएक्शन में लिख दे रहा हूं, ये है रिएक्शन A से B है, पहला वाला क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, सिर्फ प्रोडक्ट के लिए पूछा है।
तो यहां पे दिया हुआ है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज वही है 1.0 मोल पर लीटर, रेट कांस्टेंट इतना, और 3 मिनट बाद प्रोडक्ट की क्या कंसंट्रेशन होगी। ओके, तो हमें कैलकुलेट हमने रिएक्टेंट का कर लिया है, पहले प्रोडक्ट का भी सिमिलर ही है। देखिए कैसे रिएक्शन सिंपली है भाई, ए से बी है, ए से बी है, टी बराबर 0 पे ये कितना है, ये है ए नॉट। ओके, और ए नॉट कितना है भाई, ये है 1.0 मोल पर लीटर है। टी बराबर टी पे ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए नॉट माइनस एक्स हो जाएगा। तो जब इसका एक्स ब्रेक हुआ तो इसका कितना बनेगा, एक्स ही बनेगा। अगर एक्स ब्रेक हुआ है रिएक्टेंट का तो प्रोडक्ट का भी यहां पे क्या बनेगा, एक्स ही बनेगा। ओके, तो हमें यहां पे क्या करना है, अब देखिए यहां पे, और यही है हमारे पास क्या है, यही ए टी है, ये टर्म ए टी है, और हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ से क्या आया है, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी इस रिएक्शन के लिए हो जाएगा। अब आप इस रिएक्शन को इस इक्वेशन से कंपेयर करो। हमारे पास एक और इक्वेशन क्या है, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स है, ए नॉट माइनस एक्स है। अब देखिए भाई, अब मैं इसको चाहे ब्रैकेट में लिखूं चाहे ना लिखूं, आप ए नॉट अगर मैं लिख दूं समझ जाना इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ए टी को अगर मैं ऐसे भी लिख दूं ए टी तो समझ जाना कंसंट्रेशन एट टाइम टी है। ओके, तो अब ये है एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है, इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो x की क्या वैल्यू आई, x की वैल्यू आई kt। ओके, तो x की वैल्यू kt है, और प्रोडक्ट भी कितना फॉर्म हुआ है, तो x ही फॉर्म हुआ है। तो कितना अमाउंट प्रोडक्ट का भी हो जाएगा, तो ये भी kt के बराबर ही रहेगा। और ये कितना आया था हमारे पास, 3 दूना 6, ये 0.6 मोल पर लीटर आ गया था। तो अब इस रिएक्शन को आप समझिए, रिएक्शन की बात यह है भाई कि इसकी स्टोइचियोमेट्री 1 है, इसकी स्टोइचियोमेट्री 1 है। अब जितना A कंज्यूम होगा उतना ही B क्या होगा, बनेगा। तो A कितना कंज्यूम हुआ, ये हमने पिछले सवाल में कैलकुलेट किया था। यहां पे A कितना कंज्यूम हुआ है, तो A हमारे पास 0.6 मोल कंज्यूम हुआ है। A इतना कंज्यूम हुआ है तो प्रोडक्ट भी इतना ही तो बनेगा। बिल्कुल सही बात है भाई, इतना ही बनेगा। ओके, तो इतना ही प्रोडक्ट हमारे पास बना हुआ है। तो आप स्टोइचियोमेट्री के देख के बता सकते हैं इसका जितना कंज्यूम होगा उतना ही इसका बनेगा। नहीं तो क्या करना होगा, यहां से हम जैसे डिसोसिएट कराएंगे तो यहां से x की वैल्यू निकाल के हम प्रोडक्ट को भी पता कर सकते हैं कि प्रोडक्ट भी तो x ही है यहां पे। ओके, और वही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो जाएगी kt के बराबर। तो ये प्रोडक्ट के लिए था। अब जो दूसरा वाला क्वेश्चन था इसमें हम प्रोडक्ट के लिए देखते हैं। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, दूसरे वाले क्वेश्चन में हमारे पास 2a से b है यहां पे। ओके, तो t बराबर 0 पे क्या होगा, ये a नॉट होगा, t बराबर 6 मिनट पे या t बराबर t पे क्या होगा, ये a नॉट माइनस 2x होगा। क्यों, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री 2 है तो 2 से इसका 2x ब्रेक होगा। अब आपको पता है इसका 2 मोल ब्रेक होगा तो इसका 1 मोल बनेगा। तो अगर इसका 2x मोल ब्रेक होगा तो इसका कितना बनेगा, इसका x मोल, मतलब इतना हमारे पास बन जाएगा, x ही बनेगा इसका। ओके, तो अब आप देखिए यहां पे, अब हमें यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्यों, क्योंकि यही प्रोडक्ट फॉर्म्ड है। तो हमारे पास ये क्या है, यही तो हमारे पास AT है, AT इज इक्वल टू A नॉट माइनस 2x है। और यहां पे हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ से इसके लिए क्या आएगा, A नॉट माइनस 2KT आएगा, है ना। और दूसरा क्या है, A नॉट माइनस 2x है और A नॉट माइनस 2KT है। तो अगर इन दोनों का मैं कंपैरिजन करूं तो क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू KT आएगा। या फिर यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, KT आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, KT आ जाएगा। और प्रोडक्ट यहां पे भी कितना फॉर्म हो रहा है, तो प्रोडक्ट यहां पे भी x ही फॉर्म हो रहा है। प्रोडक्ट यहां पे भी कितना फॉर्म हो रहा है, x ही फॉर्म हो रहा है। तो k की वैल्यू हमें पता है, k की वैल्यू है 0.1 और t की वैल्यू कितनी है 6। तो ये 0.6 मोल पर लीटर प्रोडक्ट बनेगा। गॉट इट। जितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उसका आधा प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हुआ था वहां पे 1.2, तो प्रोडक्ट कितना बना 0.6 मोल पर लीटर बना है। तो मेन काम हमारा क्या है, मेन पर्पज ये है भाई कि इसको यहां से डिसोसिएट ध्यान से करना है। इसको यहां से डिसोसिएट किससे करना है, ध्यान से करना है। तो इसके हिसाब से हम प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, प्रोडक्ट हमें देखना कितना बना है और इंटीग्रेटेड रेट लॉ से यहां से इसको कंपेयर करिए, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करिए और प्रोडक्ट की भी कंसंट्रेशन हम यहां पे पता कर सकते हैं। जैसे एक और मैं इसी में थोड़ा सा इंप्रोवाइजेशन करता हूं, भाई। जैसे ये मान लीजिए, अब यही रिएक्शन है, इस रिएक्शन को मैं थोड़ा सा वो कर देता हूं, या शायद आगे रिएक्शन में लिखा होगा।
जस्ट अ सेकेंड, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये रिएक्शन है 2A से 3B है, ये क्या है 2A से कितना है भाई 3B है रिएक्शन। तो 2A से 3B की रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दे रखा है हमें, A नॉट की वैल्यू कितना दे रखा है 2.0 मोल पर लीटर, ओके, और हमें AT कितना दे रखा, सॉरी, और रेट कांस्टेंट कितना दे रखा है, तो K की वैल्यू हमें दे रखा है 0.1 मोल पर लीटर पर मिनट दे रखा है, और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 6 मिनट। अब इससे पूछा हमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बताओ 6 मिनट बाद इस रिएक्शन में। तो अब देखिए, अब ये रिएक्शन थोड़ा सा मतलब अलग स्टोइचियोमेट्री है, क्यों, क्योंकि यहां पे रिएक्शन क्या है हमारे पास 2A से 3B है। तो पहले हमें क्या करना है, यहां पे हमें यहां पे t बराबर 0 पे इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, A नॉट होगी इनिशियल, t बराबर जो 6 मिनट दिया हुआ है इसको हमें डिसोसिएट करना है, तो कितना डिसोसिएट करेंगे, A नॉट माइनस 2x डिसोसिएट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे स्टोइचियोमेट्री 2 लगा है। तो अगर 2 से इसका 3 बनता है तो इसके 2x से प्रोडक्ट कितना बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा 3x बनेगा। और अब इस रिएक्शन के लिए अगर मैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बात करूं तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे आएगा, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ आएगा AT इज इक्वल टू A नॉट माइनस स्टोइचियोमेट्री कितना है रिएक्टेंट का 2 है, तो ये हो जाएगा 2KT, और यहां से AT कितना आया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी आई, तो ये आई A नॉट माइनस 2x। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो कंपैरिजन से हमारे पास क्या आया, 2x बराबर 2KT आया, या फिर x बराबर KT आया है। अब देखिएगा भाई, यहां से हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई KT, x की वैल्यू क्या आ गई, KT आ गई। अब हम इससे क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, x की वैल्यू से कितना अमाउंट रिएक्ट किया है, कितना अमाउंट रिएक्ट किया है रिएक्टेंट का, और कितना अमाउंट प्रोडक्ट का फॉर्म हुआ है। तो रिएक्टेंट का कितना अमाउंट रिएक्ट किया है 2x, और प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ है 3x। तो यहां पे देखिएगा भाई, यहां पे देखिएगा, तो अगर मुझे यहां पे पता करना है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, तो ये कितना है भाई, ये 2x है, या फिर कितना है, x की वैल्यू कितनी है 2KT है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू K की क्या वैल्यू दिया हुआ है 0.1 दिया और इंटू 6 दिया हुआ है, ओके, तो ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 1.2 मोल पर लीटर। इतना तो हमारे पास रिएक्टेंट डिसोसिएट हुआ है, इतना रिएक्टेंट डिसोसिएट हुआ है, और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, तो प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ है, तो प्रोडक्ट हमारे पास 3x फॉर्म हुआ है, यह 3x, तो मतलब x की वैल्यू क्या है 3 इंटू x की वैल्यू है KT, या फिर 3 इंटू K की वैल्यू है 0.1 और T की क्या वैल्यू है 6, तो ये हो जाएगा 1.8 मोल पर लीटर। ओके, तो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आए आपके पास, किसी भी स्टोइचियोमेट्री की आए, किसी भी स्टोइचियोमेट्री की आए, इससे ज्यादा स्टोइचियोमेट्री वो देगा नहीं, और आपसे अगर पूछे कि कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है, टाइम इतने सेकंड बाद, इतने मिनट बाद क्या होगी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो वहां पे की क्या है हमारे पास, इसको डिसोसिएट कराना है, इसको डिसोसिएट कराना है, ये आपको पता है। तो यहां से क्या, जितना आप डिसोसिएट कराओगे, ये क्या है अमाउंट रिएक्टेंट का, रिएक्टेड 2x रिएक्ट कर रहा है, और प्रोडक्ट का कितना फॉर्म हो रहा है 3x प्रोडक्ट का अमाउंट फॉर्म हो रहा है। फिर ये जो हमने किया हुआ है टाइम टी पे, ये जो कंसंट्रेशन है, ये क्या है, ये एट टाइम टी पे कंसंट्रेशन है, एट टाइम टी पे कंसंट्रेशन यही तो है, ए नॉट में से इतना कम हो जाएगा। और इसको हमने मैथमेटिकली कैसे पता किया कि ये हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ से हमारे पास ये वैल्यू आएगी। फिर इन दोनों को हम कंपैरिजन जब करेंगे तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू आ गई तब हम पता कर लेंगे प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ, क्यों, क्योंकि अगर x की वैल्यू KT आई है तो प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ है 3KT। गॉट इट। तो इस तरीके से हमें रिएक्टेंट का वो प्रोडक्ट हमें पता करना है। तो होप आप इन क्वेश्चंस को समझ रहे होंगे। आगे देखिए, ठीक है भाई। तो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीरो ऑर्डर में ही नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन 2A से B जाता है, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज 1.0 मोल पर लीटर एंड द रेट कांस्टेंट इज 0.2 मोल पर लीटर पर सेकंड
कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 5 सेकंड। ओके, तो ये भाई बिल्कुल हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन दी हुई है, डेटा हमारे पास है। डेटा क्या है हमारे पास, ए नॉट कितना दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन है भाई 1.0 मोल पर लीटर पर सेकंड है। हमारे पास रेट कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 0.2 मोल पर लीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकंड दिया हुआ है। ओके, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए की कंसंट्रेशन एट टाइम टी पे कैलकुलेट करना है। गॉट इट। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास है ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस N1 के टी, और यहां पे N1 की कितनी वैल्यू है भाई, स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्टेंट की 2 है, तो यहां पे 2 हमने कर दिया है। ओके, अब आजी हम AT कैलकुलेट करते हैं। AT ए नॉट कितना दिया हुआ है, ए नॉट हमारे पास है 1.0 मोल पर लीटर पर सेकंड। देखिए आप यूनिट छोड़ा मत करो, यूनिट हर जगह आप लिखा करो। ओके, तो उससे क्या होगी, यूनिट आपको बार बार याद हो जाएगी, कमांड हो जाएगा, आप यूनिट कभी भूलोगे नहीं। ओके, माइनस N1 की कितनी वैल्यू है 2 है, K की कितनी वैल्यू है भाई 2 मोल पर लीटर पर सेकंड है, N1 की वैल्यू हो गई। और साथ ही हमारे पास T की कितनी वैल्यू है, तो T है हमारे पास 5 सेकंड है। ठीक है भाई, तो हमने वैल्यूज रख दी, ए नोट की वैल्यू इतनी है, इसकी इतनी वैल्यू है, तो ये कितना हो जाएगा, AT हमारे पास AT हो जाएगा 1.0 मोल पर लीटर, और यहाँ पे देखिए सेकंड से सेकंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, और ये 0.2 मोल पर लीटर है, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 दूना माइनस 2.0 मोल पर लीटर आ जाएगा यहाँ पे। तो भाई 1 माइनस 2, तो AT कितना आया, AT हमारे पास आया है माइनस 1.0 मोल पर लीटर। ये क्या हो गया, मतलब हमें कंसंट्रेशन चाहिए थी ए की एट टाइम टी पे, तो कंसंट्रेशन नेगेटिव कैसे आ गई, कंसंट्रेशन तो हमारे पास माइनस 1.0 मोल पर लीटर आ रहा है, तो ये कैसे हो गया भाई, कंसंट्रेशन इसकी नेगेटिव कैसे आ गई। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने थोड़ी सी गलती कर दी है। गलती ये कर दी है, ये कंसंट्रेशन है इसका टी का नेगेटिव आने का क्या मतलब है कि भाई रिएक्शन पहले ही कंप्लीट हो चुकी है, रिएक्शन 5 सेकंड तक तो चलेगी ही नहीं, समझे कि नहीं आप। जब इस कंसंट्रेशन पे और इस रेट कांस्टेंट पे आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन कराओगे तो 5 सेकंड रिएक्शन चलेगी ही नहीं, रिएक्शन पहले ही कंप्लीट हो जाएगी, सारा रिएक्टेंट पहले ही कंज्यूम हो जाएगा। इसीलिए ये कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। आप ये देख रहे हो, ये टर्म N1 KT क्या बताएगा, N1 KT बताएगा अमाउंट रिएक्टेड, हाँ या ना, यही तो बताता है N1 KT, कितना अमाउंट रिएक्ट हो गया है। तो रिएक्ट कितना हो गया है, 2 मोल, जो हमने 5 सेकंड टाइम लिया उसमें 2 मोल रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा, 2 मोल पर लीटर, और हमने इनिशियल कितना लिया था, 1 मोल पर लीटर ही लिया था। तो ये नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि रिएक्शन 5 सेकंड चलेगी ही नहीं। ओके, क्योंकि 5 सेकंड चलने के लिए हमारे पास इतना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, और रिएक्टेंट ही हमने 1 मोल लिया, तो रिएक्शन बहुत पहले ही कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए ये कंसंट्रेशन टर्म नेगेटिव आया है। तो यहां से हम क्या सीख सकते हैं, तो यहां से हम ये सीख सकते हैं कि भाई अगर कोई भी हमारे पास एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो तो हम ये पता कर पाए कि रिएक्शन चलेगी कितनी देर, तब तो हम कोई थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो जी हां, तो आगे हम यही पढ़ने वाले हैं कि रिएक्शन चलेगी कितनी देर, और उस टर्म को क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कि आखिर एक रिएक्शन चलेगी ही कितनी देर, ये हमें पता हो जाना चाहिए। और लाइफ टाइम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो लाइफ टाइम अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम करेंगे टाउ से। किससे भाई, टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। गॉट इट, इतनी बात आपके पास तय हो गई। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो देखिएगा भाई, हमारे पास है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टर्म्स क्या है, हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास ये है कि हमें अगर कंसंट्रेशन टी की एट टाइम टी पे ए की पता होनी चाहिए, और रिएक्शन क्या है भाई, कोई भी रिएक्शन ले लो N1A से, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, तो AT हो गया। तो ये कितना है भाई हमारे पास, ये है हमारे पास A नॉट माइनस N1 KT हो गया। ओके, अब देखिए भाई, मैं यहां पे फिर से क्लियर कर दूं कि यहां पे हमें रिएक्टेंट की स्टोइचियोमेट्री से भी पता है, क्यों, क्योंकि हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पता कर रहे हैं एट टाइम टी पे। ओके,
अब चाहे मैं रिएक्शन N1A से 2B लूं, चाहे मैं N1A से 3B लूं, इससे कोई दिक्कत नहीं है हमें, इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें रिएक्टेंट के लिए पता करना है। वो तो प्रोडक्ट जितना फॉर्म हो रहा है उसकी स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड करेगा। ओके, लेकिन हमें यहाँ पे रिएक्टेंट की स्टोइचियोमेट्री पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने कॉमन रिएक्शन लिखी है कि ठीक है भाई N1 इसकी स्टोइचियोमेट्री है रिएक्टेंट की। तो ये बात रही। अब देखिए यहाँ पे लाइफ टाइम मतलब कितने टाइम में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। गॉट इट, कितने टाइम में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए, अब जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो यहां पे होगा क्या क्या। जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो टाइम कहां पहुंचेगा, टाइम पहुंचेगा टाउ पे, मतलब लाइफ टाइम पे। टाइम क्या होगी उस कंडीशन पे, टाउ होगी। और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, रिएक्शन मैंने ए लिया और वो सारा का सारा खत्म हो गया, सारा प्रोडक्ट बन गया, तो उस कंडीशन पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 0। हाँ या ना। जैसे ही रिएक्शन खत्म होगी तो रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन है एट टाइम टी, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सारा का सारा रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा है रिएक्टेंट के नाम पे। तो जैसे ही लाइफ टाइम पे पहुंचेगा रिएक्शन, तो ये कंसंट्रेशन टाइम टी पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ओके, अब आप कहोगे ए नॉट को हम क्यों नहीं 0 रख रहे हैं, तो भैया ए नॉट को हम कैसे 0 रखेंगे। ए नॉट है भाई हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन, जो हमने कंसंट्रेशन लिया था, और वो कंसंट्रेशन 0 नहीं था। ओके, हमें कौन सी कंसंट्रेशन 0 करनी है, कंसंट्रेशन एट टाइम टी, मतलब हमने एक रिएक्शन लिया, इनिशियल कंसंट्रेशन ली उसकी 2 मोल, और वो सारा का सारा कंज्यूम हो गया, तो एट टाइम टी पे कंसंट्रेशन उसकी 0 होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन 0 हमें नहीं रखना है, क्योंकि वो तो फिक्स वैल्यू जो हमने शुरू में ली थी, वो 0 कैसे हो जाएगा। ओके, तो ये बात है, तो इसको हमने रख दिया। अब इसी रिएक्शन में, मतलब इसी इक्वेशन में हम ये वैल्यूज रख दें, तो जब हम इसी इक्वेशन में ये वैल्यूज रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो देखिएगा ए टी तो हमारे पास हो गया है 0, ए टी हो गया है 0, ए नॉट हमारे पास ए नॉट ही है, और ये क्या हो जाएगा माइनस N1, रेट कांस्टेंट रहेगा, और टी कहां पहुंच जाएगा, टी पहुंच जाएगा टाउ पे। टी टाइम जब टाउ पहुंचेगा तो ए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ए नॉट माइनस, सॉरी, या फिर मैं ऐसा रखता हूं N1 के टाउ इज इक्वल टू ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यहां पे टाउ की क्या वैल्यू हो जाएगी, टाउ की वैल्यू हो जाएगी भाई ए नॉट अपॉन N1 के, ए नॉट अपॉन N1 के। तो जी हां, अगर आपके पास कोई भी 0 ऑर्डर रिएक्शन है और आपको उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पता ही होगी, आप रिएक्शन शुरू कर रहे हो, तो उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट आपको पता होगा, और उस रिएक्शन की जो है रिएक्टेंट की स्टोइचियोमेट्री पता होगी, तो आप ये थ्योरेटिकली ही कैलकुलेट कर सकते हो कि रिएक्शन कितने देर चलेगी। गॉट इट, आप ये पता कर सकते हो। अब यही कॉन्सेप्ट हम पिछले क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं भाई। अब ये हमारे पास डेटा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये डेटा हमारे पास पिछले रिएक्शन के लिए, और हमने अभी क्या देखा कि इस रिएक्शन की लाइफ टाइम के लिए हमने क्या देखा कि जो रिएक्शन की लाइफ टाइम होगी टाउ इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ए नॉट डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्री इनटू के। तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू, ए नॉट कितनी है रिएक्शन के लिए, 1.0 मोल पर लीटर है। स्टोइचियोमेट्री कितनी है, तो स्टोइचियोमेट्री के लिए भाई हमारे पास रिएक्शन क्या था, 2A से B था। रिएक्शन क्या था, रिएक्शन था भाई 2A से B हमारे पास था। तो स्टोइचियोमेट्री हो गई 2, स्टोइचियोमेट्री हो गई 2 इनटू रेट कांस्टेंट की कितनी वैल्यू है भाई, रेट कांस्टेंट की कितनी वैल्यू है, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है 0.2 मोल पर लीटर, 0.2 मोल पर लीटर पर सेकंड। अब इसी को हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो ये देखिए कितना आएगा, ये जब आएगा तो ये आएगा 2.5। देखिए मोल से मोल, लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स कैंसिल हो गया है, 2.5, और ये सेकंड इनवर्स ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो 2.5 सेकंड आया इस रिएक्शन का लाइफ टाइम। मतलब ये जो रिएक्शन है हमारे पास, ये रिएक्शन कितने देर में कंप्लीट हो जाएगी भाई, तो ये रिएक्शन 2.5 सेकंड्स में कंप्लीट हो जाएगी। और हम कंसंट्रेशन कितने देर बाद की कैलकुलेट कर रहे थे, तो 5 सेकंड बाद की कैलकुलेट कर रहे थे। तो रिएक्शन ही 2.5 सेकंड में कंप्लीट हो जा रही है, तो 5 सेकंड बाद हम रिएक्शन की कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ बचा ही नहीं। इसीलिए टर्म क्या आ रहा था हमारे पास, नेगेटिव आ रहा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये बहुत ही
इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और स्टोइचियोमेट्री लगाना मत भूलिएगा, रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड करेगा रिएक्शन का लाइफ टाइम। ओके, अब चलिए कुछ रिएक्शन है मेरे पास, जल्दी हम इनका लाइफ टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रिएक्शन है मेरे पास ए से बी दिया हुआ है, ए नॉट की वैल्यू दिया हुआ और रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पे टाउ की वैल्यू, टाउ क्या था, टाउ था ए नॉट अपॉन एन वन के, ए नॉट अपॉन एन वन के। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए नॉट की कितनी वैल्यू है, 2 मोल पर लीटर है, N1 स्टोइचियोमेट्री कितनी है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे 1 है स्टोइचियोमेट्री, K की वैल्यू कितनी है 0.1 मोल पर लीटर पर मिनट है। तो मोल लीटर से मोल लीटर कैंसिल हो गया, पर लीटर बचा मिनट, नीचे है इनवर्स तो ऊपर जाके मिनट हो जाएगा, इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 मिनट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन की अगर ये इनिशियल कंसंट्रेशन और ये रेट कांस्टेंट, तो ये रिएक्शन कितने देर चलेगा भाई, ये 20 मिनट तक रिएक्शन चलेगा। अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे भी हमारे पास क्या है, टाउ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन N1 के है। तो टाउ देखिए, तो यहां पे क्या है भाई, ए नॉट की वैल्यू है 0.8 मोल पर लीटर पर सेकेंड है, डिवाइडेड बाई रेट कांस्टेंट कितना है, सॉरी स्टोइचियोमेट्री कितनी है, 2 है, स्टोइचियोमेट्री 2 लगा लीजिए, रेट कांस्टेंट कितना है 0.02 मोल पर लीटर पर सेकंड है। और यहां पे इनिशियल कंसंट्रेशन में सेकंड नहीं आएगा भाई, इनिशियल कंसंट्रेशन में सेकंड नहीं आएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन मोल पर लीटर होगी। ओके, तो मोल पर लीटर से पर लीटर कैंसिल हो गया, मोल पर लीटर, सेकंड इनवर्स ऊपर जाके सेकंड हो जाएगा, इसको आप करोगे तो क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू 0.8 अपॉन 0.04 हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी कितने देर चलेगी, इसको भी आप डिवाइड करोगे तो ये रिएक्शन कितनी चलेगी, 20 मिनट चलेगी। कितनी चलेगी भाई, 20 मिनट ये रिएक्शन भी चलेगी। तय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिएक्शन दिया हुआ है 3A से 2B, हमें पता है टाउ कितना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो ये है ए नॉट अपॉन N1 के है। तो आइए हम वैल्यूज पुट करते हैं, ए नॉट की कितनी वैल्यू दिया है 1.2 मोल पर लीटर पर सेकंड है, सॉरी देखिए कंसंट्रेशन मैंने ये पर सेकंड लगा दिया, कंसंट्रेशन में तो पर सेकंड आएगा ही नहीं, कंसंट्रेशन तो मोल पर लीटर होगा, मोल पर लीटर, और यहां पे भी सेकंड नहीं रहेगा, 1.2 मोल पर लीटर रहेगा। और रेट स्टोइचियोमेट्री कितनी है, स्टोइचियोमेट्री 3 है, 3 लगा दीजिए, इनटू रेट कांस्टेंट कितना है 0.04 मोल पर लीटर है, और पर सेकंड है रेट कांस्टेंट। तो यहां पे देखिए कितना हो जाएगा 1.2 मोल पर लीटर डिवाइडेड बाई, यहां पे 3 चौका 12, तो ये हो जाएगा 0.12 मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर से पर लीटर कैंसिल, सेकंड ऊपर आ जाएगा, और इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 सेकंड। तो ये रिएक्शन कितने देर तक चलेगी, ये रिएक्शन चलेगी 10 सेकंड तक यहां पे चलेगी। गॉट इट। तो लाइफ टाइम का आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं कैसे होगा, तो ऐसे आप किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए लाइफ टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक टाइम यूनिट हुआ, लाइफ टाइम की रिएक्शन कितने देर में कंप्लीट होगी। इसके अलावा हमें और भी लाइफ टाइम्स पढ़ने हैं, मतलब टाइम्स पढ़ने हैं रिएक्शन से रिलेटेड। तो जो अगला टाइम है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भाई हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम भी बोल सकते हैं आप इसको, हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है भाई, गॉट इट। हाफ लाइफ टाइम का क्या मतलब है, हाफ लाइफ या हाफ लाइफ टाइम का मतलब यह है कि रिएक्शन कितने देर में आधा कंप्लीट हो जाएगा। एक तो था लाइफ टाइम कि कितने देर में रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाएगी, रिएक्शन की लाइफ टाइम कितनी रहेगी, दूसरा हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ मतलब रिएक्शन कितने देर में आधी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो यहां पे अगर मैं हाफ लाइफ की बात करूं, हाफ लाइफ की, तो हाफ लाइफ में क्या होगा भाई, हाफ लाइफ में क्या होगा, टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज रिएक्टेड, ओके, या फिर कंज्यूम्ड
ठीक है, हाफ अमाउंट उसका, या फिर यहां पे हाफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, जितने देर में उसका आधा अमाउंट कंज्यूम हो जाए, रिएक्शन क्या हो जाए, आधी कंप्लीट हो जाए। गॉट इट। तो यहां पे देखिएगा भाई, हाफ लाइफ को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टी लिखते हैं, ओके, टी 50% से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि रिएक्शन क्या हो, 50% कंप्लीट हो जाए, या फिर 50% रिएक्टेंट रिएक्ट कर जाए या कंज्यूम हो जाए। या फिर इसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो टी 50% लिख दें, या फिर हम इसको क्या लिख देते हैं, टी हाफ लिख देते हैं कि आधा रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया है या आधी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। गॉट इट। तो इसको हम लिखते हैं टी हाफ। ये भी बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहां पे। और इसको हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, तो इसको भी हम थ्योरेटिकली डिटरमाइन कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिएगा यहां पे हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ जीरो ऑर्डर के लिए है ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एन वन के टी है यहां पे, ये है हमारे पास। अब देखिए, जब हमारे पास रिएक्शन की हाफ लाइफ टाइम पे पहुंचेगा, हाफ लाइफ टाइम का मतलब टाइम कहां पहुंचेगा, टी हाफ या फिर टी 50% पे, टी 50% पे पहुंचेगा, टी 50% पे। जब ये टी 50% पे पहुंचेगा टाइम लिमिट, तो उस कंडीशन पे कंसंट्रेशन क्या होगी रिएक्टेंट की। तो देखिएगा भाई, आपको पता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, इनिशियल कंसंट्रेशन है भाई ए नॉट है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है। और जब हाफ लाइफ बीतेगा, हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो उस कंडीशन पे क्या बचेगा इसकी कंसंट्रेशन, तो इसकी कंसंट्रेशन आधी बचनी चाहिए, मतलब आधी रिएक्ट कर जाए और आधी बच जाए। तो जैसे ही टाइम हमारे पास टाइम टी हाफ पहुंचेगा, तो इसकी कंसंट्रेशन जो एट टाइम टी की है वो क्या पहुंच जाएगी, जो हमने शुरू में कंसंट्रेशन लिया था उसका आधा ही बचेगा। क्यों, क्योंकि इतने लाइफ टाइम में तो आधा रिएक्ट कर गया है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ ही बचेगा और हाफ क्या हो जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा इस टाइम लिमिट में। तो यही वैल्यूज हमें यहां पुट कर देनी है। तो देखिएगा भाई, यहां पे हमारे पास क्या है, एटी है, सॉरी एटी है, तो एटी क्या हो जाएगा हमारे पास, एटी हो जाएगा ए नॉट बाई टू, इनिशियल कंसंट्रेशन वही रहेगी, माइनस एन वन के, और टी क्या हो जाएगा, तो टी हो जाएगा टी हाफ हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा। तो मैं इस वाले टर्म को इधर ले आता हूं, इस वाले टर्म को इधर ले आता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, एन वन के टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू प्लस, सॉरी ये इधर आ जाएगा तो इधर माइनस ही बचेगा, माइनस ए नॉट बाई टू बचेगा। ये इधर आके पॉजिटिव हो गया, इधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। गॉट इट, ये बात हो गई है। तो यहां से देखिए एन वन के टी हाफ इज इक्वल टू, ये ए नॉट में से ए नॉट बाई टू जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा ए नॉट बाई टू बचेगा। या फिर अगर मुझे यहां से टी हाफ पता करना है, तो ये क्या हो जाएगा, टी हाफ पता करना है तो ए नॉट अपॉन ये हो जाएगा 2n1 के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2n1 के यहां पे हो जाएगा। और हमारे पास लाइफ टाइम कितना था, हमारे पास लाइफ टाइम कितना था, तो हमारे पास रिएक्शन की जो लाइफ टाइम आई थी टाउ, तो टाउ कितना था हमारे पास, ए नॉट अपॉन n1 के था। क्या था ये, n1 के था, हाफ ये लाइफ टाइम। और हाफ लाइफ क्या आया, हाफ लाइफ में 2 से क्या कर देना है, डिवाइड हमें यहां पे कर देना है। तो देखिएगा भाई, यहां पे इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं टी हाफ इज इक्वल टू 1/2 ए नॉट अपॉन n1 के लिख सकता हूं, हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। और देखिए जो इतना टर्म है हमारे पास, यही क्या है, यही टर्म तो हमारे पास टाउ है, यही टर्म हमारे पास टाउ है, हाँ या ना, लाइफ टाइम इतना आया था। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ है वो कितना हो जाएगा, जो पूरा लाइफ टाइम है उसका टी हो जाएगा, या फिर टी हाफ इज इक्वल टू टाउ अपॉन 2 हो जाएगा। मतलब हाफ लाइफ टाइम का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे भाई इतने टाइम में रिएक्शन कंप्लीट हो जा रही है, तो आधी कितने टाइम में कंप्लीट होगी, तो उसको हमें 2 से डिवाइड कर देना है। ये बात समझ में आ गई है। तो हाफ लाइफ हमारे पास रिएक्शन की ये एक्सप्रेशन रहा है
ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक्सप्रेशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पे है। तो देखिए भाई, यहां पे हमने यहां पे क्या देखा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारे पास टाउ था वो था भाई ए नॉट अपॉन n1 के, ठीक है, और हाफ लाइफ क्या था, तो ये था ए नॉट अपॉन 2n1 के था। ओके, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है कि जो लाइफ टाइम है ये कंसंट्रेशन के क्या है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाफ लाइफ भी रिएक्शन का क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, स्टोइचियोमेट्री भी कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, दो भी कांस्टेंट है, यहां पे भी ये टर्म कांस्टेंट है। तो लाइफ टाइम कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ लाइफ भी इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसकी पावर कितने पे प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे क्या है भाई, यहां पे हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी जो भी आगे लाइफ टाइम आएंगी इनिशियल कंसंट्रेशन के, और इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर कितने पे डिपेंड करेंगी, तो इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 पे डिपेंड करेंगी। क्यों, क्योंकि यहां पे पावर क्या है, 1 ही है यहां पे। गॉट इट। तो इतनी जानकारी हमें मिल गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आइए भाई हाफ लाइफ कुछ रिएक्शंस के लिए कैलकुलेट करते हैं, कुछ रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ हम यहां पे कैलकुलेट करते हैं। तो यही रिएक्शन ले लीजिए, यही रिएक्शन ले लीजिए। इस रिएक्शन के लिए हमने क्या किया है, कैलकुलेट किया है लाइफ टाइम, हम हाफ लाइफ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिएगा भाई, इसका मैं लाइफ टाइम लिख दे रहा हूं। टाउ कितना आया था, टाउ आया था 20 मिनट आया था। यहां पे भी टाउ कितना आया है, यहां पे भी टाउ क्या आया है, 20 मिनट ही आया है। टाउ कितना है, 20 मिनट आया है। अब हमें हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा है कि भैया सीधा इसका जो टी हाफ होगा वो क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा लाइफ टाइम का, और ये कितना हो गया 20/2, और ये कितना हो जाएगा 10 मिनट हो जाएगा। इस रिएक्शन का लाइफ टाइम कितना है, 20 मिनट आया है, तो इस रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, तो इस रिएक्शन का हाफ लाइफ हो जाएगा टाउ अपॉन 2 या फिर 20 मिनट अपॉन 2, और ये भी क्या हो जाएगा 10 मिनट हो जाएगा। और हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन क्या था भाई, यहां पे 2n1 के था, 2n1 के था। तो ए नॉट कितना है, 2 मोल पर लीटर है, डिवाइडेड बाई नीचे 2 इंटू स्टोइचियोमेट्री कितनी है रिएक्शन की, 1 है, इंटू के कितना है, के की वैल्यू है 0.1 मोल पर लीटर पर मिनट है। तो यहां पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो टी हाफ कितना आ जाएगा, टी हाफ हमारे पास 10 मिनट ही आएगा। टी हाफ क्या आएगा, 10 मिनट ही आएगा। सिमिलरली यहां पे देखते हैं हम, यहां पे टी हाफ क्या था हमारे पास, टी हाफ था ए नॉट अपॉन 2n1 के था। तो ए नॉट की कितनी वैल्यू है भाई, ए नॉट की वैल्यू है 0.8 मोल पर लीटर। 2n1 की कितनी वैल्यू, स्टोइचियोमेट्री कितनी है यहां पे, तो स्टोइचियोमेट्री 2 है, तो स्टोइचियोमेट्री 2 हो गई। देखिए भाई स्टोइचियोमेट्री 2 है यहां पे, ये वाली रिएक्शन है। और रेट कांस्टेंट कितना है, तो रेट कांस्टेंट है 0.02 मोल पर लीटर पर सेकंड है, यहां पे सेकंड में आएगा, यहां पे 20/2 मोल पर लीटर, और ये सॉरी यहां पे आया था 20 सेकंड आएगा इसका लाइफ टाइम अपॉन 2, तो यहां पे 10 सेकंड आएगा। तो यहां से भी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मोल पर लीटर से पर लीटर कैंसिल, सेकंड ऊपर जाएगा, और यहां पे भी टी हाफ कितना आएगा, तो ये 10 सेकंड ही आएगा। यहां पे 10 सेकंड आएगा, यहां पे 10 मिनट आएगा। गॉट इट। तो आप हाफ लाइफ और लाइफ टाइम दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लाइफ टाइम कैलकुलेट करोगे तो हाफ लाइफ वहां से अपने आप कैलकुलेट कर लोगे। ओके, अब आपका होमवर्क है कि इस रिएक्शन के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, इस रिएक्शन के लिए टी हाफ आपको कैलकुलेट करना है। इस रिएक्शन के लिए क्या करना है, टी हाफ कैलकुलेट करना है आपको दोनों तरीके से। तो ये आपका होमवर्क है। तो अभी इस क्लास को आप एंजॉय करिए, बाकी की चीजें हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।